good morning. Welcome back to Percham. Today we discuss about 28 अप्रैल करंट अफेयर्स. तो आज 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में. आज ILO मतलब आपका ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ILO के द्वारा इस दिन की शुरुआत 2003 में की गई थी. तब से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो 28 अप्रैल को हम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट करते हैं. और इस साल जो थीम है वो है अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क. तो इस साल की ये थीम है. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में. फर्स्ट पर्सन है दलाई लामा. सभी लोग इनको जानते हैं, ठीक है. इन्हें 1959 में रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया गया था, बट उस समय ये उस अवार्ड को नहीं ले पाए थे और उनके जो भाई थे 1959 अगस्त में उनके भाई के द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया था. फिर फाइनली अभी अवार्ड इन तक पहुंच गया है. तो न्यूज़ उसी से रिलेटेड है. अभी नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत पुराना, लगभग 64 ईयर्स पहले उनको ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन फाइनली अब उन तक ये अवार्ड पहुंचा है. सो दलाई लामा रिसीव रमन मैग्नेसिस अवार्ड, ठीक है. The 1959 Raman Magsaysas Award by the member of Award Foundation personally after 64 years. तो जो मेंबर है अवार्ड फाउंडेशन के, उनके द्वारा पर्सनली 64 ईयर्स के बाद उनको ये अवार्ड पहुंचाया गया है. रमन मैग्नेसिस अवार्ड को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. रमन मैग्नेसिस अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस में इन्हें अगस्त 1959 में ये अवार्ड दिया गया था. तब उनके भाई ने, एल्डर ब्रदर ने इसे रिसीव किया था. Since his exile from Tibet in 1959, the Dalai Lama has been living in India. 1959 में तिब्बत से आने के बाद से वो दलाई लामा जो है वो इंडिया में ही रहते हैं. दलाई लामा का क्या मतलब होता है? दलाई लामा में जो वर्ड है दलाई, दलाई एक मंगोलियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओशियन, और तिब्बतन वर्ड होता है लामा जिसका मतलब होता है मास्टर, टीचर या फिर मेंटोर. रमन मैग्नेसिस अवार्ड की शुरुआत 1957 में की गई थी. फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है रमन मैग्नेसिस, उनके नाम पर ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी. बेसिकली 6 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है. वो 6 अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी? तो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिस्ट, क्रिएटिव आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. तो ये 6 अलग अलग कैटेगरी में रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जाता है. 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1959 का जो अवार्ड है वो दलाई लामा जी को दिया गया था. फाइनली 64 ईयर्स के बाद उन तक ये अवार्ड पहुंच गया है. ओके, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं. वो है शिवांगी सिंह. शिवांगी सिंह का नाम आपको याद रखना है. ओके, कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है ओरियन. और ओरियन एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हो रही है? फ्रांस में कंडक्ट हो रही है. इस ओरियन एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ यहाँ पे राफेल जो है भारत का, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है. सो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है हमारे पास कि फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टीम फॉर मल्टीनेशनल ड्रिल बीइंग हेल्ड इन फ्रांस. तो फ्रांस में होने वाली जो मल्टीनेशनल ड्रिल एक्सरसाइज है उसमें इंडियन एयरफोर्स की टीम में पहली वीमेन राइफल जो राफेल पायलट है वो यहाँ पे शामिल हो रही हैं और जिनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह है. हम सभी को पता है कि ये पहली वीमेन फाइटर पायलट है जो कि राफेल को उड़ाती हैं और 2020 में इनको ट्रेनिंग दी गई थी. शिवांगी सिंह ये ओरियन जो एक्सरसाइज हो रही है फ्रांस में, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और वहाँ पर वो राफेल फाइटर जेट को फ्लाई करने का काम यहाँ पर करेंगी. इसके पहले ये MiG-21 को भी फ्लाई कर चुकी हैं. ओके, तो शिवांगी सिंह का नाम आपको याद रखना है. अगले पर्सन है पंकज सिंह. आप लोगों को हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर तो पता ही होंगे, राजनाथ सिंह. तो राजनाथ सिंह के ही बेटे हैं बेसिकली पंकज सिंह. इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के. साथ ही साथ ये राजनाथ सिंह जी के बेटे होने के अलावा बीजेपी के MLA भी हैं, ठीक है ना, विधायक भी हैं ये. और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का. अभी रिसेंटली जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी नैनीताल में, उसमें पंकज सिंह जी जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड, कोई भी इनके अपोजिशन में नहीं था. इसके अलावा मनिंदर पाल सिंह, इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है सेकेंड टाइम. तो जनरल सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? मनिंदर पाल सिंह बन गए हैं. वहीं सुदेश कुमार फ्रॉम केरला वॉज इलेक्टेड एज अ ट्रेजर. अगली अगर हम बात करते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1947 में फॉर्म हुई थी, ठीक है.
1946 1946 में सॉरी इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम विन इस्पात राजभाषा सम्मान फॉर 2022 2021 एंड 2022। तो यहाँ पे देखिएगा जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है उसे स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा इस्पात राजभाषा सम्मान दिया गया है 2021-22 के लिए। ये अवार्ड कौन देता है? स्टील मिनिस्ट्री देती है। और इस्पात राजभाषा सम्मान जो है वो श्रीनगर में दिया गया है। श्रीनगर में ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL को दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2022। और ये अवार्ड जो है किसे दिया गया है? जो CMD है RINL के अतुल भट्ट, उन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। मीटिंग ऑफ हिंदी सलाहकार समिति हेल्ड इन श्रीनगर। अच्छा, अगर RINL के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1982 में हुआ था और विशाखापत्तनम में आपको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हेड ऑफिस मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि रेल विकास निगम लिमिटेड आज से अब नवरत्न कंपनी होगी। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी हमारे देश में कितनी हो गई है? 13 हो गई हैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी हमारे देश में कितनी हो गई है? 13 हो गई है। या रिसेंटली किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? तो रेल विकास निगम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये हमको जानकारी दी है। और ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। ठीक है, तो पूरी न्यूज को हम समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटस अपग्रेड कर दिया है रेल विकास निगम लिमिटेड का और इसे मिनी रत्न से नवरत्न कंपनी बना दी है। पहले मिनी रत्न कंपनी थी, अब ये नवरत्न कंपनी हो गई है, जो कि एक CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। बताया गया है कि इसका जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट रहा है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए प्लस ही रहा है इसका नेट प्रॉफिट। अब भारत में टोटल 13 नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं। नवरत्न मतलब होता है 9 जेम्स इन हिंदी। और इसका जो शुरुआत किया गया था वो 1997 में किया गया था। 1997 में 1997 में 9 ऐसी कंपनी थी, 9 ऐसी हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया था। कई हमारी नवरत्न कंपनी जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये सभी हमारी नवरत्न कंपनीज हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब हमारे कैबिनेट के द्वारा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। अब ये कैबिनेट क्या होता है? ये कैबिनेट कौन होता है? कैसे अप्रूव कर दिया? तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैबिनेट को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये अपनी मर्जी से नहीं करते। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं तो उनकी सिफारिशों पे राष्ट्रपति जो है वो कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं। कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन इन मिनिस्टर्स की संख्या जो है 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के जितने मेंबर है उसके 15% से ज़्यादा कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को अप्रूवल कर दिया है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हैविली हम इम्पोर्ट करते हैं जो मेडिकल सेक्टर के डिवाइस होते हैं, तो हम अपने इम्पोर्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस पॉलिसी को अप्रूव किया है टू रिड्यूस इंडियाज हैवी इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन मेडिकल सेक्टर। इसके अलावा कहा है कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर को हम ग्रो करेंगे। अभी हमारा $11 बिलियन का है, इसको हम आने वाले 5 सालों में $50 मिलियन का सेक्टर बना देंगे। इसका उद्देश्य है कि हमारे देश में सभी लोगों तक जो है पब्लिक हेल्थ की सुविधा हो, अफोर्डेबल प्राइस में हो और हमारे देश में भी नए इनोवेशन हो सकें। साथ ही साथ कैबिनेट ने 157 नर्सिंग कॉलेज को सेटअप करने का भी अप्रूवल दे दिया है। मतलब हमारे देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट टाइटल प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट। तो रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल क्या है? प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरा नाम अगर आप देखेंगे रिपोर्ट का तो क्या दिखेगा आपको? प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया,
इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, रिलीज करने का काम नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी। साथ ही जो रिपोर्ट है इसके 3 आपको थीम्स भी देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी थीम है, स्टेट मिशन एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। हम सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 का जो ईयर है, पूरा का पूरा साल है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उसमें भी इंक्लूजन हो सके मिलेट का। मिड डे मील जो है हमारी सुविधा है उसमें भी हम मिलेट को ऐड कर सके, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं मोटे अनाज, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अगली थीम है इंक्लूजन ऑफ मिलेट इन ICDS, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिस। तो ये सारी की सारी यहाँ पर थीम रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सागर कवच एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई गई एक्सरसाइज सागर कवच, और ये एक्सरसाइज जो है वो वेस्ट बंगाल के कोस्ट में कराई गई। बेसिकली कोस्टल बाउंड्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सागर कवच एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है। 25 और 26 अप्रैल को 2 दिन की एक्सरसाइज हुई है, जिसमें कोस्टल गार्ड, इंडियन नेवी, एयरक्राफ्ट, BSF, पेट्रोल बोट, मरीन पुलिस, CISF सभी लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे, और ये एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल के कोस्ट में कंडक्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे DRDO के बारे में। DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया है सी बेस्ड BMD इंटरसेप्टर मिसाइल। तो यहाँ पर DRDO को और इंडियन नेवी को एक सफलता मिली है, और हमारी इंडियन नेवी जो है वो और अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस BMD इंटरसेप्टर मिसाइल से। पूरी हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये बात क्या हो रही है। तो हमारा जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO है, और इंडियन नेवी ने अपनी पहली फ्लाइट जो ट्रायल किया है सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्टर मिसाइल का, कहाँ से, कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारे DRDO और इंडियन नेवी का पहला टेस्ट है, पहली इन्होंने ट्रायल किया है, जो कि एक सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग कोस्ट ऑफ उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में की गई है। तो यहाँ पे आपको एक नया शब्द सीखने को मिलेगा, एंडो एटमॉस्फेरिक क्या होता है। तो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल या ऐसी मिसाइल जिसको आप अर्थ एटमॉस्फेयर में लॉन्च करते हैं, लेकिन इसका एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर के अंदर रहता है, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये काम करती है। तो एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल ऑपरेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब लगभग 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक काम करती है, उसे हम एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल कहते हैं। और जो 100 किलोमीटर के ऊपर जाए या फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाए, ऐसी मिसाइल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल कहते हैं। तो ये जो हमने मिसाइल टेस्ट की है वो एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है, पहली चीज़। फिर ये BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि दूसरी मिसाइल्स को, टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अब इंडियन नेवी का क्या योगदान है, तो पहली बार यहाँ पर हमारे जो शिप्स होती है ना, हमारे जो जैसे कि INS विक्रांत है या दूसरी शिप्स होती हैं, उन शिप की मदद से हमने अपनी इस BMD इंटरसेप्टर मिसाइल की टेस्टिंग की है विद द हेल्प ऑफ DRDO। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडियन नेवी को इससे सफलता मिली है और स्ट्रेंथ अप होगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इंडिया है वो भी एलाइड क्लब ऑफ नेशन में शामिल हो चुका है, जिसके पास कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर की नेवल प्लेटफॉर्म से। ठीक है, इसके पहले केवल कुछ ही कंट्रीज थी जो इस एलाइड क्लब में शामिल थी, जैसे कि USA, रशिया, इजराइल एंड चाइना। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे लीगो सिस्टम के बारे में। अब ये लीगो क्या है, तो देखेंगे पहले न्यूज़, फिर हम लीगो सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर के लिए। यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है कि हमारे देश में एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को बनाया जाएगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जिसकी टोटल कॉस्ट 2600 करोड़ होगी, और एक कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो लीगो हम बना रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर हम तैयार कर रहे हैं, ये हम लीगो लेबोरेटरी USA की मदद से इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्ड करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। इसने MOU साइन किया है नेशनल साइंस फाउंडेशन USA के साथ, और ये इंस्टीट्यूट्स मिलके जो हैं वो हमारे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को तैयार कर रहे हैं। 2030 तक ये महाराष्ट्र में तैयार हो जाएगा। बेसिकली लीगो इंडिया है क्या, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लीगो इंडिया
क्या है, इससे हमारा जो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो अपना करियर बना सकेंगे, इस सेक्टर में रिसर्च कर सकेंगे। इसके अलावा ऑप्टिक्स, लेज़र, वैक्यूम, क्वांटम मेट्रोलॉजी एंड कंट्रोल सिस्टम टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च और स्टडी की जा सकेगी और नए इक्विपमेंट को तैयार किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है बेल्जियम। बेल्जियम की एक फर्म है जिसका नाम है वीटो, VITO। इसने लॉन्च कर रही है बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। बहुत जल्दी अयोध्या में बायोडीजल प्रोजेक्ट को बेल्जियम की एक फर्म है वीटो वो लॉन्च करेगी। इससे हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकेंगे। बेसिकली जब से राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ है अयोध्या में, तो जो हमारे धर्मार्थी होते हैं उनकी संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लान किया गया है कि बेल्जियम की फर्म जो वीटो है वो यहाँ पर एक बायोडीजल प्लांट लगाएगी, प्रोजेक्ट तैयार करेगी अयोध्या में, जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 2 साल की होगी और इसमें इनिशियली 1 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को हम जो है वो कन्वर्ट कर सकेंगे बायोडीजल में। ठीक है, टू प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम द वेस्ट। और जो वेस्ट हमको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है वो हमको वेस्ट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करेगी। चलिए नेक्स्ट है यूके से न्यूज़। यूके टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ऑन मिलियन ऑफ फोन। तो रिसेंटली यूके ने एक फायर टेस्ट अपना एक फर्स्ट टेस्ट, इमरजेंसी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया। इसने मिलियंस ऑफ लोगों के फ़ोन पे 3 बजे के आसपास एक लाउड अलार्म और वाइब्रेशन जनरेट किया और मैसेज दिया इमरजेंसी का। तो बेसिकली इनकी ये फर्स्ट टेस्टिंग थी कि नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन पे आप अलर्ट मैसेज कैसे भेजते हैं। जैसे कि ये सिस्टम को कनाडा, जापान, नीदरलैंड, USA ऐसे कई सारे कंट्रीज़ में पब्लिक डोमेन में यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, फ्लड है, फायर है, तो उससे गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट इशू कर सकती है पब्लिक को और बहुत ज़्यादा जो डेथ रेट है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉकबिट। अब ये लॉकबिट क्या है, इस पे हमें चर्चा करनी है, तो आइए इस पे पूरा चर्चा हम करते हैं। लॉकबिट रैंसमवेयर। तो देखिएगा, रिसेंटली एक रिसर्च की गई और पाया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया कि जो लॉकबिट रैंसमवेयर है वो बेसिकली टारगेट कर रहा है मैक डिवाइसेस को। इसके पहले इसने जनवरी 2023 में यूके पोस्टल सर्विसेज को भी हैक कर लिया था और उन पे भी साइबर अटैक किया था। तो ये जो रैंसमवेयर है ये टाइप ऑफ मेलवेयर है जो कि हाईजैक करता है कंप्यूटर डेटा को और डिमांड करता है पेमेंट की। और पेमेंट भी वो कैसे मांगता है, बिटकॉइन के फॉर्म में मांगता है अगर आप उन फाइल को वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं। तो बेसिकली लॉकबिट कैसे काम करता है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा है और जो बहुत सारा पैसा अपनी फाइल को रिकवर करने के लिए दे सकते हैं, केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट या उन्हीं बॉडी पे ये अटैक करता है। इसको हम ABCD रैंसमवेयर के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर में एंटर करके उनकी फाइल को इनक्रिप्टेड कर देता है और एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता, मतलब उन फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उन फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो पेमेंट करना पड़ेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगी। और आप पेमेंट किस में मांगता है, ये जनरली बिटकॉइन में मांगता है, इसलिए इसे क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं। अपनी फाइल को अनलॉक करने के लिए आपको इसे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए इसे क्रिप्टो वायरस के नाम से जानते हैं। पहली बार इसे कब देखा गया था, सितंबर 2019 में इसे देखा गया था। Lockbit has been used to target companies in many different countries including the USA, China, India, Ukraine and Europe. इन सारी कंट्रीज में लॉकबिट रैंसमवेयर का यूज करके अटैक किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे WHO की एडवाइजरी के बारे में। एक्चुअली WHO ने अलर्ट इशू किया है अगेंस्ट इंडिया। इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है QP फार्मा केम लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वो कफ सिरप बनाने का काम करती है और इसके द्वारा एक कफ सिरप बनाया गया जिसका नाम है ग्वाइन फेनिसिन। ठीक है, इसमें पाया गया कि अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, जो कि किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकता है और टॉक्सिक भी होता है जब ज़्यादा इंटेक हमारी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर WHO ने इसी कफ सिरप के खिलाफ जो है वो अलर्ट इशू किया है
और ये इंडिया में बनने वाला कफ सिरप है। इसका जो कंसाइनमेंट है बेसिकली जो मार्शल आइलैंड है और माइक्रोनेशिया है वहाँ पर इसके कंसाइनमेंट पाए गए। फिर मार्शल आइलैंड में ही यहाँ पर इस कंसाइनमेंट की चेकअप की गई और चेकअप में पाया गया कि यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए WHO ने अलर्ट इशू किया। इसके अलावा जो भारत का इसके पहले भी कफ सिरप था जो कि भारत में तैयार हो रहा था, इससे कई सारे बच्चों की डेथ गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हो गई थी, तो इसके बाद WHO ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अगर भारत के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनेरिक ड्रग का। जो हमारे अंडर डेवलप्ड नेशन है या जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको ये एक्सपोर्ट करने का काम भारत करता है। तो भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनेरिक मेडिसिन या ड्रग्स का। ओके, तो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स है। अंत में हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। अगर आज की क्लास की PDF के बारे में बात करें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको CA की PDF मिल जाएगी, डेली वहीं पे अपलोड होती है। इसके अलावा आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं टू द पॉइंट आपको हर एक टॉपिक को बता रही हूँ विद MCQ और PYQs। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रीअपॉइंटमेंट अप्रूवल कर दिया है एन कामाकोदी का, जो कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन जाएंगे सिटी यूनियन बैंक के। तो सिटी यूनियन बैंक के वापस मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन हो गए हैं? एन कामाकोदी हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा रिसेंटली इफ्को नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर को यहाँ पे कमर्शियल सेल के लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मैंने इसके बारे में लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP फर्टिलाइजर के बारे में पहले ही आपको पूरी जानकारी दे चुकी है, इसलिए इसको शॉर्ट में आज यहाँ पर लिया है। इफ्को ने 2021 में वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया फर्टिलाइजर तैयार किया था और अब इसकी कमर्शियल सेल की परमिशन भी यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अजय वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में। हम सभी को पता है कि अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और UK के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी इसका 7th एडिशन कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है ओलिवर डाउनडेन, इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है UK का, और हम सभी जानते हैं ऋषि सुनक जो है वो UK के प्राइम मिनिस्टर है एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर UK के किसे बनाया गया है? ओलिवर डाउनडेन को बनाया गया है। नेक्स्ट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट द RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी e-rupee फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो यहाँ पे जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने लोगों के प्रीमियम एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिसेंटली आपको पता है RBI ने डिजिटल करेंसी इशू की थी, तो उस फॉर्म में अब प्रीमियम आप भर सकते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। नेक्स्ट बात करेंगे IIT बॉम्बे के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम है जिसका नाम है शून्य टीम। इसने सोलर डेकाथलॉन बिल्डिंग चैलेंज USA में 2nd पोजीशन हासिल की है, 2nd नंबर पे आया है। तो ये हेडलाइंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज PDF में तो सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको करंट अफेयर्स यूजफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट विलेज। माना विलेज हैज़ बीन डेजिग्नेट एज अ इंडिया फर्स्ट विलेज बाय द BRO। यहाँ पे पूछा गया कि माना विलेज कहाँ पर है, तो माना विलेज जो है वो उत्तराखंड में आपको इंडिया चाइना बॉर्डर पे मिलेगा। Who has been sworn as a 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो 22वें नंबर के राष्ट्रपति बांग्लादेश के कौन बन गए हैं? मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली किस गवर्नमेंट के द्वारा रतन टाटा जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है? किस कंट्री का? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। मिशन यूथ विच रिसीव द PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी स्टेट इज फ्रॉम विच स्टेट। तो यहाँ पर देखिएगा मिशन यूथ जो है किस स्टेट का प्रोग्राम है जिसे PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेस्कॉम के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है 2023-24 के लिए? तो आंसर हो जाएगा अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी ऑप्शन ए। कॉन्गजोम डे हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेम द विनर ऑफ 2023 लंदन मैराथन इन मेंस इवेंट। तो लंदन मैराथन मेंस इवेंट किसने जीता है? आंसर हो जाएगा केल्विन किप्टॉम ने। ऑप्शन डी। केन्या के हैं केल्विन किप्टॉम। ऑप्शन डी। रिसेंटली कौन सी कंट्री मंगोलिया की हेल्प कर रही है टू बिल्डिंग एंड फाइनेंसिंग इट्स फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी?
इन द कैपिटल उलन बटार। तो मंगोलिया की मदद कर रहा है इंडिया, 2025 तक जो है वो मंगोलिया में रिफाइनरी बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है पंजाब पंजाब सीएम प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। आंसर हो जाएगा 5 बार ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इन विच ईयर ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च। किस साल ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था? 2018, 2019, 20 या 21? जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।